हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज की स्पीता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ आपके कमिंग बोर्ड एग्जाम का इम्पोर्टेंट चैप्टर। आज मैं लेके आई हूँ दिगंत भाग 2 क्लास 12 बिहार बोर्ड काव्य खंड में आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर पाठ 10 अधिनायक, जो रघुवीर सहाय जी की एक प्रमुख कविता है। और यह कविता उनके काव्य संकलन आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। तो यह जो कविता है अधिनायक, वह आम जनता के दर्द को बयां करती है। आज़ादी के बाद भी आज भी आम जनता सुरक्षित नहीं है, उसे ऐसे ऐसे संकटों का सामना करना पड़ता है। तो लगता है क्या हम आज़ाद हैं, आज हम खुल के सांस ले रहे हैं। इसी संदर्भ में यह कविता आई हुई है। तो सर्वप्रथम आपको रघुवीर सहाय जी के बारे में 4-5 पॉइंट्स आपको याद करने हैं। उसके बाद कविता का जो संदर्भित रूप है, जो मुख्य आशय और भाव है, उसको आपको देखना है। और इसकी जो विषय वस्तु है उसको आपको याद रखना है। ठीक है, आपका एक भी पॉइंट्स नहीं छूटना चाहिए, ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए चाहे सब्जेक्टिव प्रश्न आए, आप उत्तर देने में पूर्ण रूप से सक्षम हो। तो पूरी मतलब आत्मविश्वास के साथ आपको इसको तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए सर्वप्रथम हम रघुवीर सहाय जी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। रघुवीर सहाय जी, तो आपको ऑब्जेक्टिव्स के रूप में इनका जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1929 और निधन 30 दिसंबर 1990 और जन्म स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश। याद रखना है आपको, इनके पिता का नाम हरदेव सहाय जी, जो एक शिक्षक थे। यह प्रश्न बहुत बार दोहराया गया है कि रघुवीर सहाय जी के पिता का क्या नाम है। ठीक है, और मुख्य रूप से इनके बारे में आपको याद रखना है कि यह जो थे आधुनिक युग के प्रमुख कवि थे। ठीक है, 20वीं सदी के उत्तरार्ध के रूप में ये महत्वपूर्ण पत्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने जो कविताएं लिखी, ये 6ठे दशक के प्रारंभ में ही प्रयोगवादी संकलन दूसरा सप्तक के रूप में ये हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। आगे के सप्तकों और प्रयोगवाद की सबसे बड़ी भूमिका यह है कि छायावाद आदि काव्य संकलनों में और आंदोलनों में बचे खुचे प्रभावों और संस्कारों में नए नए प्रयोग किए गए। तो ये प्रयोगवाद के एक प्रमुख कवि और पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। ये बात भी इनके संदर्भ में आपको याद रखनी है। और यह जो कविता है, यहाँ जो प्रस्तुत कविता मैंने अभी बताया आपको, उनके संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। और यह जो कविता है, यह व्यंग्य शैली में लिखी गई कविता है और यह हास्य के लिए नहीं है। यह हास्य रूप में, जब किसी व्यंग्य लेख होता है तो मुख्यतः हास्य रूप में होता है, लेकिन यह हास्य रूप में नहीं है। आज़ादी के बाद सत्ताधारी वर्ग के प्रति रोषपूर्ण कटाक्ष है। ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान में जो अधिनिहित यहाँ का जो अधिनायक है, यह रूप में यहाँ पर कटाक्ष किया गया है। आज आज़ादी के हासिल करने के इतने वर्षों के बाद भी आम आदमी की जो हालत में कोई बदलाव नहीं आया है। तो कविता में हर चरना इसी आदमी का प्रतिनिधि है। वह एक स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है, जो अपने आर्थिक सामाजिक हालत के विपरीत परिस्थितियों को सरकारी स्कूल में पढ़ता है और उसका विपरीत रूप उसे स्कूल में दिखाई पड़ता है। राष्ट्रीय त्यौहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में वह जो पहुंचता है तो उसके साथ विपरीत व्यवहार किया जाता है। तो आज के संदर्भ में ऐसी व्यवस्था क्यों? आज हम कहते हैं, समता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो इतने आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारे समाज में यह रूप किस रूप में प्रस्तुत हो रहा है, इनके तरफ कवि इशारा कर रहे हैं। तो कविता में निहितार्थ जो ध्वनि है, यह मानो जो आधारी वर्ग के प्रच्छन्न लालसा को सचमुच अधिनायक अर्थात
तानाशाह बनने की है। यह जो परिस्थिति आती है, क्यों आती है, इसका चित्रण यहाँ पर कवि कर रहे हैं। तो चलिए कविता की पंक्तियों के माध्यम से इसे हम और अच्छे से जानें। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। मखमल टमटम बल्लम तुरहो, पगड़ी छत्र चंवर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। पूरब पश्चिम से आते हैं बेंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। कौन कौन है वह जन गण मन अधिनायक व महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। यह जो अधिनायक है कौन है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के माध्यम से यहाँ पर ये बात सामने आ रही है कि राष्ट्रगीत में जो भला कौन है वह जो भारत का भाग्य विधाता है। हम कहते हैं ना भारत भाग्य विधाता, जन गण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता। तो फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। नहीं तो किस संदर्भ में ये बात आती है। मखमल टमटम बल्लम तुरहो, पगड़ी छत चंवर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। यह अधिनायक कौन है। नहीं, यह आम जनता है। यानी यह जो रूप किसका है, उस आम जनता का है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। कौन लगाता है। पूरब पश्चिम से जो नरकंकाल आते हैं, सिंहासन पर जो बैठते हैं, वह जो हमें विपरीत रूप हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, उसका तमगा कौन लगाता, उसे सिंहासन पर कौन बैठाता है, जनता बैठाती है। कौन कौन है वह जन गण मन अधिनायक व महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। नहीं, वह उस प्रभुत्व वर्ग पर यहाँ पर कटाक्ष करते हुए ये बात कही गई है कि वह कौन है, जनगण का मन कौन वह अधिनायक है, कौन वह महाबली है जो जिसका मन डरा हुआ है और वह बाजा बजाकर इस बात को प्रस्तुत करता है, हमारे सामने ये जताता है कि जनगण मन अधिनायक। हम आज भी आज़ादी के इतने साल बाद भी एकजुट कहाँ होते हैं। आज भी आम जनता शोषक वर्ग के द्वारा शोषित हो रही है। आज हर जगह हम देखते हैं कि जो आम जनता है कहीं ना कहीं वह प्रभुत्व वर्ग के शोषण का शिकार बनती है। मजदूर के रूप में, कर्मचारी के रूप में, या रोड पे चलते हुए भी उसे धिक्कारा जाता है, दुत्कारा जाता है। आज के संदर्भ में भी आज़ादी के इतने सालों बाद भी यह रूप प्रस्तुत हो रहा है। यहाँ पर इस कविता के माध्यम से उस प्रभुत्व वर्ग पर कटाक्ष किया जा रहा है। यहाँ पर हमने देखा कि हरिचरना यहाँ पर उसका रूप है, बदला हुआ रूप है, तद्भव रूप है। यहाँ हरिचरण नाम से संबोधित किया गया है उसको। फटा सुथन्ना पानी जिसका गुण हर चरना गाता है, यानी कि वो जो प्रभुत्व वर्ग है जो हमारा शोषण करते हैं, आम जनता का शोषण करते हैं, वह कैसे भी बदहाली स्थिति में भी उसका गुणगान करता है। नहीं, और मखमल टमटम पर जो हमारा अधिनायक है वह तोप छुड़ाकर डोर बुझाकर ये जो जय जयकार वो अपने नाम की क्या करता है, जय जयकार करवाता है। नहीं, बदहाल स्थिति में लोगों का शोषण करके वो अपनी जय जयकार कराता है। यह कहाँ तक उचित है आज के संदर्भ में, यह कहाँ तक उचित है। जो आम जनता जिसे सिंहासन पर बैठाती है, पूरा पश्चिम से हर तरफ का रूप क्या दिखता है जनता का, नंगा है, बूचा है, नरकंकाल है, कमजोर है, बेरोजगार है। नहीं, आज भी ऐसा रूप क्यों दिखाई पड़ता है। इसी संदर्भ में यहाँ पर व्यंग रूप से यह कविता कही गई है। तो पूरी कविता की व्याख्या आपको उसी संदर्भ में याद रखनी है। यहाँ पर अभ्यास के माध्यम से इसको हम और अच्छे से समझे। हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है। नहीं, हरचरना यहाँ पर हरिचरण नाम का कोई व्यक्ति है, जनता का प्रतिनिधि है,
और वह क्या कहते हैं, क्या करता है, फटा सुथना पहने जिसका गुण हर चरना गाथा है। यानी यो एक आम जनता का प्रतिनिधि है, और जो प्रभुत्व वर्ग के का जो उच्च वर्ग के लोग हैं उसका गुणगान वह गाता है बेमन से। उसकी इच्छा नहीं है, नहीं, लेकिन वह विवश है उसका गुणगान करने को। ठीक है। हरचरना हरिचरण का तद्भव रूप है। कवि ने कविता में हरचरना को रखा, हरिचरण को नहीं, क्यों? ठीक है। यहाँ हरचरना, यहाँ पर व्यंग रूप में, कटाक्ष के रूप में उनका रूप को बदलकर हरिचरण को उन्होंने हरचरना बना दिया है, क्योंकि आम जनता को इसी प्रकार से शोषक जो प्रभुत्व वर्ग हैं उसे पुकारते हैं। उसका अपना जो अस्तित्व है, उसकी जो अपना जो सम्मान है, उसे वह सम्मान नहीं देता। हमेशा अपमान के से संबोधित करते हुए उसके नाम का भी जो रूप है उसको बदल देता है। इसीलिए व्यंग रूप में, कटाक्ष के रूप में उन्होंने हरिचरण को हरचरना रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है। अधिनायक कौन है, उसकी क्या पहचान है? यहाँ अधिनायक कौन है? जो राष्ट्रगीत में जो भारत का भाग्य विधाता बताता है अपने आप को, उसे अधिनायक के रूप में यहाँ बताया गया है। उसकी पहचान क्या है? फटा सुथन्ना पहने वह क्या है, भारत का भाग्य विधाता बना फिरता है। जय जय कराना का क्या अर्थ है? जय जय कराना मतलब जो प्रभुत्व वर्ग है, चाहे वो हमारा शोषण ही करे, लेकिन जय जयकार करवाना उनकी आदत में शुमार है, और वह जय जयकार करवाते हैं। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता। यहाँ बेमन का क्या अर्थ है? यहाँ पर आम जनता क्या कहते हैं, बेमन से बाजा बजाकर उनका स्वागत करती है, प्रभुत्व वर्ग का स्वागत करती है, शोषक वर्ग का स्वागत करती है। बेमन से उसका मन नहीं है, क्योंकि वास्तविक रूप से जो स्वतंत्रता उसे मिलनी चाहिए, जो सम्मान उसे मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पाता है। तो वह बेमन से विवश है बाजा रोज बजाने को और उसका गुणगान करने को। यहाँ बेमन का अर्थ है बिना मन के। हरचरना अधिनायक की गुण क्यों गाता है? उसके डर के क्या कारण है? हरचरना अधिनायक की गुण इसलिए गाता है, अगर वह नहीं गाएगा तो समाज में उसे रहने का स्थान प्राप्त नहीं होगा, उसे धिक्कारा जाएगा, उसका शोषण किया जाएगा। यह हरचरना आम जनता का प्रतीक है, जिसका प्रभुत्व वर्ग शोषण करता है। वह इसलिए गुण गाता है ताकि वह समाज में जी सके, डर से ही, बेमन से ही, कम से कम उसे जीवन जीने लायक छोड़ा जाए, नहीं तो कहीं भी उसकी आत्महत्या हो सकती है। उसके डर का कारण है कि अगर मैं उसका गुणगान नहीं करूँगा तो समय बेसमय मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, और मुझे मारा पीटा जाएगा, मुझे धिक्कारा जाएगा, मेरा शोषण किया जाएगा। बाजा बजाना का क्या अर्थ है? बाजा बजाने का अर्थ है गुणगान करना, प्रभुत्व वर्ग का स्वागत करना, नहीं चिल्ला चिल्ला कर अधिनायक का गुणगान करते हुए बताना कि यही हमारे भाग्य विधाता हैं। ठीक है। कौन कौन है वह जन मन अधिनायक व महाबली? कवि यहाँ किसको पहचान कराना चाहता है? यहाँ पर उस प्रभुत्व वर्ग का पहचान कर कवि कराना चाहते हैं जो हमारे भाग्य विधाता बने हुए हैं, और पूरे जनता के जनगण मन के वो क्या है, अधिनायक बने हुए हैं। उसका परिचय यहाँ पर कवि कराना चाहता है। कौन कौन में पुनरुक्ति कवि ने यह प्रयोग किस लिए किया है? यहाँ पर कविता की पंक्ति में हमने देखा, कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक व महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बताता है। कौन कौन है वह? नहीं, यानी जो जनमन का जो अधिनायक है, जो महाबली है, कौन कौन जो किस रूप में हमारे सामने आते हैं, यहाँ पर यह संबोधित किया गया है। ठीक है। भारत के राष्ट्रगीत जनगण मन अधिनायक जय हो, इस कविता का क्या क्या संबंध है, वर्णन करें। तो हमारा जो भारत का राष्ट्रगीत है, जनगण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता, तो इस संदर्भ में यहाँ पर प्रभुत्व वर्ग और आम जनता के संदर्भ के रूप में यह इस राष्ट्रगीत का प्रयोग किया गया है कि जो जनगण मन के अधिनायक है आखिर कौन है। नहीं, आज जो आम जनता को जो अपने अधिकार प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, सम्मान प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ पर कौन है वो?
ठीक है, इसका वर्णन किया गया है। कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो कविता की पंक्तियों को समझते हुए उसका जो मुख्य भाव है आपको स्पष्ट करना है कि अधिनायक जो अपने बल बल पे अपने क्या कहते हैं प्रभुत्व वर्ग से जो आम जनता का शोषण करता है और उसे डरा कर सहमा कर रखता है। तो कविता का मुख्य भाव यही है, कटाक्ष रूप में यहाँ पर उसी का वर्णन कवि कर रहे हैं। ठीक है, व्याख्या करें। पूरब पश्चिम से आते नंगे बूझे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। यहाँ पर हर तरह से चाहे पूरब देखो पश्चिम देखो, सबकी हालत कैसी है, नंगी है, बूची है, कमजोर है, शोषित है। नहीं तो सिंहासन पर जो बैठा अधिनायक है ऐसा तमगा कौन लगाता है। ऐसा जो रूप है आज भी आज़ादी के इतने सालों बाद भी ऐसी स्थिति कौन यह तमगा लगाता है। ठीक है, इस संदर्भ में तो व्याख्या करने या आशय स्पष्ट करें, भाव स्पष्ट करें। इस तरह के जब प्रश्न आए तो सर्वप्रथम हम पाठ का परिचय देते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक अधिनायक कविता से ली गई है और जिसके लेखक कौन है, रघुवीर सहाय जी हैं। और यह कविता उस प्रभुत्व वर्ग पर कटाक्ष की गई है जो आम जनता का शोषण करते हैं। उसी संदर्भ में यह पंक्ति आई है। ठीक है, फिर पंक्ति का परिचय आपको देना है। तो ये कुछ मुख्य बातें थी प्रश्न से संबंधित, कविता से संबंधित, वो हमने आपको बताई। यहाँ पर देखिए ग्रामर पोर्शन में उपसर्ग की बात आई है। उपसर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, उपसर्ग जो शब्द के शुरुआत में लगकर उसके अर्थ को सार्थक बना दे, सही बना दे। और यहाँ पर देखिए समास की बात आई है ना। तो आपका जो भी प्रश्न आएगा वो आपके पाठ्य पुस्तक से ही लिया जाएगा। तो आपको समास मैंने जो व्याकरण के प्रमुख चैप्टर्स बताए हैं उसको भी आपको ध्यान से देख लेना है। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर मैं आऊँगी आपके कमिंग एग्ज़ाम के लिए। आप अच्छे से तैयारी करिए, फुल कॉन्फिडेंट के साथ आपको परीक्षा देनी है और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ है, हमेशा से साथ है। आज तक के लिए इतना ही, बाय।